नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। चक्रव्यूह में स्वागत है आपका। भारत में कोरोना के केसों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के खिलाफ जो मामले सामने आए हैं, करीब 1,17,000 केसेस सामने आ चुके हैं। ये जो बुधवार की तुलना में करीब 56.5% ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के 3,51,09,286 केस सामने आ चुके हैं। मौजूदा हालात एक बार फिर से लॉकडाउन किए जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट घातक नहीं है, पर पहले से कई गुना ज्यादा संक्रामक है, जो तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आपको एक बार आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, तमाम 6 राज्य ऐसे हैं जो भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के जो मामले हैं उनमें 57% हिस्सा रखते हैं। सबसे पहले नाम आता है दिल्ली में, जहां दिल्ली में गुरुवार को करीब 15,097 मामले सामने आए ओमिक्रॉन के। सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जहां गुरुवार को 36,365 नए मामले सामने आए। इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां पर गुरुवार को 6,983 मामले सामने आए। केरल में 24 घंटे में नए मामले जो सामने आए हैं उनकी संख्या 4,649 है। साथ ही दिल्ली में भी गुरुवार को चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया, जहां तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की गई और 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आज की बहस इसी बात पे करेंगे। आज चर्चा करेंगे इसको लेकर कि किस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में नियंत्रण और संतुलन बिठाना कितना मुश्किल या कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसके लिए हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर नरेश चावला, जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ आज दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। डॉक्टर नरेश, सबसे पहला सवाल सर आप ही के पास से आना चाहूंगी कि मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, चुनावी माहौल है और ऐसे में तमाम प्रतिबंध हैं, पर क्या संक्रमण पर नियंत्रण संभव है? देखिए पल्लवी, अगले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। जहां तक मैं जमीनी सच्चाई समझता हूं, मुझे लगता है अभी तो केसेस जितने आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल केसेस उससे कहीं गुने ज्यादा हैं। आई नो लॉट्स ऑफ फैमिलीज जो घर पे ही अपने आप कोरोना किट से टेस्ट कर लेते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ फैमिलीज जिसके घर में अगर 8 लोग बीमार हो गए एक साथ, तो वो एक का टेस्ट हो जाता है, बाकी 7 का टेस्ट करवाया ही नहीं जाता। तो दैट मीन्स कि द सो कॉल्ड इन्फेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा है, जितना दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा है। बट एक ही कंसोलेशन हमें है कि समहाउ अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है और जो केस बिगड़ने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन हम इस पे हाथ धरा नहीं कर सकते। जहां तक मैं समझता हूं, आने वाले दिन थोड़े से मुश्किल इसलिए हो सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, 60+ वाले हैं, जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, या जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, या कोई जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले हैं, HIV वाले हैं, तो इन लोगों में जरा सा इवन सिंपल कोरोना भी उनको बिगड़ने को मजबूर कर सकता है। तो हमारा सर्वेलेंस बाकायदा बना रहना चाहिए। आज भी हमारा प्रिंसिपल वही का वही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। हालांकि इसके लिए, इस पर्टिकुलर वायरस के लिए कोई कंफर्म्ड मेडिसिन अभी तक हम बताई नहीं जा रही। सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इलाज है और मैं होम आइसोलेशन को सबसे ज्यादा महत्व दूंगा। अगर आपको हल्का भी शक लगता है तो आप टेस्ट करवा के अपने आप को अलग कर लीजिए, ताकि आप बाकी लोगों को ना फैला सके। सर, इस बीच वैज्ञानिकों का ये भी कहना आ रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच जंग चल रही है, महामारी का अंत भी हो सकता है। ये ओमिक्रॉन डेल्टा का अंत बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। ये जो सोच है, ये एक पॉजिटिव सोच है और बहुत ही अच्छी सोच है। इतना तक भी कहा जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि जो ये ओमिक्रॉन है, ये माइल्ड होगा, वो सारी दुनिया में एक ये नेचुरल इम्यूनिटी पैदा करेगा। एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन हो जाएगा कि जिसने लगवा रखा था उसका भी वैक्सीनेशन हो गया, जिसने लगवा नहीं रखा तो उसका वैक्सीनेशन हो गया। तो ये थॉट शायद गलत ना हो, ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो हम सिर्फ, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, we should all follow corona appropriate behavior, plus ralliयां वैलियां, social gatherings, political gatherings, religious gatherings, strict no, and last, vaccination को बढ़ावा दिया जाए और तेजी से किया जाए। इवन हमारे जो
कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे 60 प्लस वाले लोग या जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, उनका एक बूस्टर अभी मंडे से शुरू होना है, 10th ऑफ जनवरी से। तो हमारे हिसाब से हमारे हजारों डॉक्टरों को मैं जानता हूँ जिनको कोरोना हो चुका, तो दैट मीन्स कि वी आर लिटिल लेट। तो अब तो इस वैक्सीनेशन की ड्राइव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए। बच्चों का भी वैक्सीनेशन जो 15 टू 18 चल रहा है, उसको भी नीची कीमत वालों को भी कवर करना शुरू किया जाए। और जो बाकी जनता है, जो मतलब कि कोरोना वॉरियर या फ्रंट लाइन वर्कर्स में नहीं आती, उनको भी बूस्टर डोज का फायदा बहुत जल्द जी मिलना चाहिए। डॉक्टर नरेश दैट मीन्स कि लौटेंगे हमें आपके अपना पास। मैं चाहूंगी दिलीप जी से, यहाँ पर सवाल यहाँ पर मेरा है कि दिलीप जी, रैलियों का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे कि इस वक्त जो है रैलियों को भी रोक देना चाहिए और कई रैलियां रद्द भी हुई है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में रैलियों को लेकर आपकी क्या राय है सर, और क्या कुछ और होना चाहिए? अगर रैलियां नहीं तो क्या कुछ विकल्प होना चाहिए? उनसे सहमत हूँ और मैं हूँ कि अब रैलियां रुक जानी चाहिए। इन राज्यों में चुनाव है, विशेषतः उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो 4.5 से 5 साल इस सरकार ने सर्व कर दिया। तो जो जनता को उन्होंने सर्व कर दिया, जनता वो जानती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो काम किया है वो पब्लिक फोरम पे किया है, आम जनता के लिए क्या है, उसी आम जनता को आपको वोट देना है। तो रैलियां क्यों करना? जो आपका कैडर है, जो आपका आपका जो समर्थक है या जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपके हैं, तो रैलियां क्यों करना? विपक्ष के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो सोशल मेडिकल रीजंस की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन सोशल रीजंस की वजह से भी नहीं है और पॉलिटिकल रीजंस की भी वजह से नहीं है, क्योंकि पिछले साल की जो सेकेंड वेव आई थी, जिस समय बंगाल में चुनाव चल रहे थे, वो स्थिति हम लोगों ने देखी थी कि क्या हुआ था, कितने परिवारों ने अपने परिवार के जनों को खोया था। तो वो स्थिति दोबारा ना आए, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के ऊपर इस देश के जन की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी जनता की सुरक्षा करे। और इस समय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि ये जो गैदरिंग हो रही है, पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही है, ये रुक जानी चाहिए, क्योंकि इन पॉलिटिकल गैदरिंग में मतलब नेगेटिव रहता है। जो पर दिलीप जी, जो चुनाव होते हैं उसको लेकर भी अच्छा खासा खर्च जो है होता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ भी काफी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में रैलियां रद्द कर देना क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है? या रैली अगर रद्द की जाए, और जैसे कि आपने सोशल नेटवर्किंग का जिक्र किया, भारत में अभी भी एक तबका ऐसा है जो अभी तक स्मार्टफोन नहीं पहुंचा है वहां तक, तो ऐसे में अगर डिजिटल रैलियों पर जोर दिया जाता है तो क्या ये संभव है कि हर एक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाई जा सकेगी? जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को अपनी बात पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर सरकार ने 5 साल सर्व किया है तो जनता उस हिसाब से वोट कर देगी, नहीं सर्व किया है तो उस हिसाब से वोट कर देगी। और ना तो भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है, ना समाजवादी पार्टी नई पार्टी है, ना बहुजन समाज पार्टी, ना कांग्रेस, कोई ऐसी नई पार्टी नहीं है जिसको अपने बारे में बताना पड़े। अगर मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करूं तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसको उत्तर प्रदेश में बताना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में कभी ना कभी सत्ता में रह चुकी हैं, जनता उनको भी देख चुकी है, इनको भी देख रही है, उस बिहार पे जनता निर्णय ले लेगी। और यहाँ पर बात ये नहीं आ रही कि रैलियों को रोका जाना चाहिए या रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। मैं ये कहूंगा यहाँ रोका ही जाना चाहिए। और आप देखिए, कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये बात कही थी कि इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने हालांकि निवेदन चलिए, दिलीप जी से नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है, मैं चाहूंगी दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करें। डॉक्टर नरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि सर, जिस रफ्तार के साथ मामले बढ़ रहे हैं, पीक पर पहुंचने लगे हैं, और ओमिक्रॉन के मामले ऐसे हालात में करीब 5 से 10 लाख मामले अगर रोजाना ऐसे सामने आने लगे तो करीब 20 से 30 हजार लोगों को अस्पताल जाना पड़ सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत में यहाँ पर अस्पताल इस हालत में है कि वो ये झेल पाएंगे? क्योंकि दूसरी लहर में क्या हुआ सबने देखा, अस्पतालों में क्या कुछ हालत थी। देखिए पल्लवी, हमारा यही डर है कि जिस ओमाइक्रोन वायरस को हम अभी माइल्ड माइल्ड कहते रहते हैं, वो कब थोड़ा सा बदल के फिर हल्का स्ट्रांग हो जाएगा और
कुछ न कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को एडमिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जी। जो ये पेशेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये यूजुअली सीनियर लोग होते हैं, 60 टू 65 के ऊपर होते हैं, और इनको कोई ना कोई दूसरी बीमारियां, कोई हार्ट डिसीज, कोई लंग डिसीज, कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर, कोई किडनी डिसीज या हार्ट डिसीज चल रही होती हैं। तो इसमें जो खतरा ज्यादा होता है, इन लोगों के पास लाइफ की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि इनका एक मामला एज पे चल रहा होता है, जी। बैलेंस बना हुआ होता है, और वैसे ही किसी बीमारी से वो बैलेंस बिगड़ता है तो इनको एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, शायद पिछली बार के जो कहर के बाद मोस्टली सरकारों ने, जहां तक मैं, क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, जहां तक मैं कहूंगा कि यहाँ तैयारी भी तैयार हैं, और बाकायदा मेक शिफ्ट बेड्स भी बनाए गए हैं, ऑक्सीजन का अच्छा इंतजाम किया गया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं, और आईसीयू को भी डेकअप किया गया है। और जो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी, वो भी शायद उनका मसला भी जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि वो भी फटाफट वार्ड्स पे वापस आ पाएंगे। जी। तो अभी तक तो कुल मिला के हम कहेंगे कि इंतजाम अच्छे चल रहे हैं, बट असली पता तभी चलेगा जब उस चैलेंज को लिया जाएगा। तो अभी तो वी हैव टू बी रेडी, हम अपना गार्ड भी लो नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम भी हमें एक्सट्रीम रेडनेस पे आना है। नेक्स्ट 2 वीक्स इन माय ओपिनियन आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जी, मेरे मतलब हिसाब 2 से हफ्ते कोरोना जो का हैं इस अभी क्रूशियल हो सकते हैं, संवेदनजनक हो सकते हैं, बिल्कुल संवेदनशील हो सकते हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, एक बार फिर से कर्फ्यू लग गया है, तमाम प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में आम जनता की जेब पर एक बार फिर से असर पड़ने लगा है। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आम जनता की जेब पर फर्क पड़ने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जेब से ज्यादा जरूरी जिंदगी होती है। जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो जेब लेटर ऑन भर जाएगी, लेकिन अगर जिंदगी पे ही फर्क पड़ जाएगा तो ना जेब रहेगी और ना भरेगी। तो जी। जिन लोगों की मजबूरी है निकलना बाहर, क्योंकि लॉकडाउन पिछले बार भी नहीं लगा था, कंप्लीट लॉकडाउन इस बार भी नहीं लगेगा, पार्शियल लॉकडाउन ही रहेगा, और पार्शियल लॉकडाउन से स्लो डाउन होगा, मार्केट स्लो डाउन होगी, बिजनेस स्लो डाउन होगा, लेकिन चीजें चलती रहेंगी। और जितने लोगों को जरूरत है उन्हें निकलना ही है, जिसे दुकान खोलनी है वो जाएगा ही जाएगा, जिसे ऑफिस जाना है वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन पर इन दिलीप जी, जिस लोगों की तरीके से वजह से जो कोरोना कम 6 फैलेगा, क्योंकि प्रोमिनेंट ये राज्य प्रोटोकॉल का हैं, पालन कर सकते जी, हैं। पर दिलीप जी, सॉरी। जो 6 बड़ी जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और क्या कहते हैं वहां पर तमिलनाडु, ऐसे तमाम जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन वहां पर लगाना पड़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था तो पिछले 3 सालों से डगमगाई हुई है, क्योंकि जब बिजनेस, देखिए अर्थव्यवस्था में एक छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े बिजनेसमैन तक का सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो पूरी चेन है। मेरी सेलिंग पावर किसी की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है, और किसी की परचेजिंग पावर किसी की सेलिंग पावर को बढ़ाती है। मैं कहीं बायर हूं, मैं ही कहीं सेलर हूं, तो मैं खरीद रहा हूं, मैं बेच भी रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूं, मैं सर्विस रेसिपिएंट भी हूं। तो ये पूरी चेन है, और इस चेन में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आता है या कहीं भी कोई हिंडरेंस आता है तो पूरी चेन को इफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे पार्शियल लॉकडाउन हो, अगर कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो चीजें एकदम स्टक हो जाएंगी। पार्शियल लॉकडाउन होगा तो नेचुरली स्लो डाउन आएगा मार्केट में, इकोनॉमी पे फिर फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा, लोगों की कमाई पे फर्क पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो पिछले 2 सालों से बैठी ही चल रही है, अभी तक उभर नहीं पाई है, पुराने लॉसेस रिकवर नहीं हो पाए हैं, ऐसे लॉस की तरफ जाने लगी है। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन की, जैसे ही कोरोना बढ़ने की बात आई, जिम बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, सिनेमा हॉल पर रेस्ट्रिक्शन लग गई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, या जो ये बेसिक नीड वाले हैं, जैसे स्कूलों में आप वैन वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, किताब कॉपी वाले हैं, या उनके बाहर जो दुकानदार हैं, इन सब का बिजनेस तो पिछले 3 सालों से डाउन ही चल रहा है, और अभी भी डाउन चलेगा। तो ये चीजें देश की इकोनॉमी को कमजोर कर रही है, और इंडिविजुअल इकोनॉमी को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और करेंगी। जी, डॉक्टर नरेश, आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या लगता है, क्या लॉकडाउन लग सकता है, या लॉकडाउन एकमात्र उपाय है इस वक्त ओमिक्रॉन के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन कभी भी बीमारी को खत्म करने का जरिया नहीं होता, वो सिर्फ बीमारी को स्लो डाउन करने का जरिया होता है, ताकि जो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एकदम दबाव ना पड़े। तो एट दिस स्टेज व्हेन मोस्टली हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली पड़े हैं और पेशेंट मोस्टली होम आइसोलेशन पर ठीक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कंजक्शन दूसरे लोगों के साथ, ये हेल्थ अथॉरिटी के साथ फैसला किया जाएगा। लेकिन मेरे विचार में शायद अभी
लॉकडाउन का समय नहीं आया है। क्यों? लॉकडाउन का फायदा तब ज्यादा होता है जब इतने केसेस ज्यादा हॉस्पिटल आना शुरू हो जाते हैं कि हॉस्पिटल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अभी तो जहां तक दिल्ली की बात करूं, हार्डली 10% बेड्स आर ऑक्युपाइड, 90% बेड्स खाली हैं। तो हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि बीमारी हो ही ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जन से जन का संपर्क ना हो। और डॉक्टर और नरेश, उसके क्योंकि लिए अभी हमने लोग देखा है ताजा जो आंकड़े सामने आए, कई बड़ी तादाद में इस बार डॉक्टर्स भी इस संक्रमण की चपेट में हैं, तो ऐसे में स्थिति चिंताजनक बन जाती है। सर, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई नो ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वो सब थोड़ा सा इसलिए हुआ है कि क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था वैक्सीनेशन का 2021 के जनवरी या फरवरी में। 11-12 महीने उनको कोई बूस्टर उनको नहीं मिल पाया, तो उनकी इम्यूनिटी डाउन चली गई है। तो ये सच है, ये दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। और उसके लिए इतना ही कहा जाएगा कि उनको जल्द से जल्द अच्छी तादाद में उनको बूस्टर डोज मिले, ताकि उनमें कुछ इम्यूनिटी आ पाए। और इसके अलावा जो आपने सवाल बार बार पूछा कि लॉकडाउन इज इट द ओनली आंसर, तो परहैप्स इट इज नॉट द ओनली आंसर, बिकॉज अभी जो केसेस हैं वो माइल्ड हैं। वो ज्यादातर पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। तो लोग बाग अगर अपनी सावधानियां बरतना शुरू कर देंगे तो वो कहीं ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन है कि सरकार सब कुछ बंद कर देवे, उससे इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा हो, लोगों को असुविधा हो, उसकी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये फैसला देखो कैसे होता है। जी दिलीप जी, आपने सुना डॉक्टर साहब कह रहे थे जिस तरह से लॉकडाउन लगाना इस वक्त संभव नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। ऐसे में प्रतिबंधों के साथ भी जीवन शैली आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार के साथ साथ जीडीपी की अगर बात करें तो उसकी विकास दर का क्या कुछ हाल होगा? क्या वो प्रभावित होगी या नहीं होगी? क्योंकि दिसंबर के अगर आंकड़े देखे जाएं तो जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, बेहतरी आई है, और अब जिस तरीके से पर मामले बढ़ रहे हैं, सर आपकी क्या राय है कि आगे क्या हो सकता है? पल्लवी, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आदमी को स्वतः लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। स्वतः लॉकडाउन का मतलब यह है कि सिर्फ नेसेसिटी के लिए बाहर जाएं, लग्जरी के लिए बाहर बिल्कुल ना जाएं, लेजर के लिए बिल्कुल बाहर ना जाएं, घूमने फिरने के लिए ना जाएं, पार्टी ना करें। ये हम सेल्फ लॉकडाउन लगा सकते हैं। सेल्फ लॉकडाउन इस समय जरूरत है हमारी। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम जिस तेजी से रिकवर करके आए हैं पिछले 2 सालों से, हम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और हर चीज का, जब बिजनेस का नुकसान होता है, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, गवर्नमेंट में तो फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी अगर कम भी होती है, कटती भी है, तो आगे एरियर या इंक्रीमेंट के साथ पूरी हो जाती है। बट जो प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस का लॉस होता है, उस बिजनेस के लॉस की वजह से उसके एम्प्लॉयज की कट होती है। एम्प्लॉयज की सैलरी कट होने से उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घटती है। तो अल्टीमेटली पूरी इंडस्ट्री को लॉस होता है, और हर इंडस्ट्री को लॉस होता है, क्योंकि मैं एक बिजनेस हूं और मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में डील करता हूं। मैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड का मैन्युफैक्चरर या सेलर हो सकता हूं, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं बायर हूं। तो अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं आगे का प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो हम फिर से वापस उसी स्थिति में आ गए जहां पर हम पहले 2 साल पहले थे या 1 साल पहले थे, कि अब हम फिर से नेसेसिटीज पर ध्यान दे रहे हैं। लग्जरीज को लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया है। तो दिलीप जी, राज्य में जिस तरीके से प्रतिबंध अब लगाए गए हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं देश के निर्यात पर भी पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। मैंने कहा ना, बिजनेस पूरा इफेक्ट करेगा। निर्यात भी फर्क पड़ेगा, आयात भी फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से एयरलाइंस बंद करी जा रही है तो उस इंडस्ट्री पे भी फर्क पड़ेगा। एयरलाइंस को घाटा होगा तो उनके एम्प्लॉयज को नुकसान होगा। और एक बिजनेस से बहुत सारी कनेक्टेड चीजें होती हैं। बिजनेस हमें मेन एक दिखाई देता है, लेकिन उस बिजनेस से कनेक्टेड अनलिमिटेड चीजें होती हैं। वो पूरी चेन इफेक्ट हो जाती है अगर एक बिजनेस को नुकसान होता है। अगर आज एक एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो उस एयरलाइन से कम 12 से 15 ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको इफेक्ट पड़ेगा। और उन 12 से 15 सेक्टर्स में जुड़े हुए लाखों लोग होते हैं जिनको इफेक्ट पड़ेगा। तो जब लाखों लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी इफेक्टेड होगी। तो उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है या फिर बचा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कुछ राय है? उससे बचने का सबसे बड़े उसे ठीक करने और बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले हम अपने को ठीक रखें और अपने को बचा के रखें। क्योंकि हम अगर हैं तो हम वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। हम ही नहीं होंगे, सावधानी इस वक्त एकमात्र विकल्प है जो लोगों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर नरेश, आपसे मेरा सवाल डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है।
हमें डरने की जरूरत नहीं है और जी। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। जो समय हम पार्टी में या फ्रीकिंग में लगाते थे, उस समय को अब हमें प्राणायाम पे लगा देना है, ताकि हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएं, ताकि हम कोरोना के प्रकोप को झेल पाएं। तो बिल्कुल। समय की शिफ्टिंग करने की जरूरत है। अगर आपकी नौकरी या बिजनेस, दुकान जल्दी बंद हो जा रही है, आप ऑफिस से जल्दी आ जा रहे हैं, तो वो समय आप टीवी ना देख करके अपनी सेहत पर दीजिए। घर के अंदर रहिए, मत पार्क जाइए, मत सड़क पे टहलिए, घर के अंदर बैठ के सुबह दोपहर शाम जब समय लगे प्राणायाम करिए, क्योंकि डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि कोरोना गले से इफेक्ट करता है और फिर लंग्स में चला जाता है। जी। तो पिछले बार भी आप देखिए कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जो पैसे से कमजोर था, उसको कोरोना ने इफेक्ट नहीं किया, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, चाहे वो अरबपति हो चाहे खरबपति हो, उसको कोरोना ने मार गिराया। तो इस समय सबसे बड़ी अमीरी ये है कि आपके जो लंग्स हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत हो, आपका थ्रोट सबसे ज्यादा क्लियर हो। गर्म पानी का सेवन फिर करना शुरू कर दीजिए, काढ़ा फिर से पीना शुरू कर दीजिए, भाप लेने की आदत फिर से डाल लीजिए और मास्क को अपने चेहरे का एक श्रृंगार का साधन बना लीजिए कि जैसे हम बाल झाड़ते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, वैसे ही मास्क लगाना, जैसे डॉक्टर साहब चश्मा लगा के बैठे तो वो मास्क लगाना हम लोग लिए एक मैंडेटरी चीज हो जानी जी। चाहिए। यही तरीके हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम बच जाएंगे तो हम इकोनॉमी को आगे लेकर के जरूर चले जाएंगे। जी चलिए, डॉक्टर नरेश, आपसे मैं पूछना चाहूंगी सर कि ओमिक्रॉन का संक्रमण भले ही हल्का है लेकिन तेजी के साथ फैल रहा है, ऐसे में क्या वो लक्षण हैं जो चेतावनी का संकेत दे रहे हैं? देखिए, जिस पेशेंट को भी अगर बुखार हाई ग्रेड रहता है और उसको थोड़ा चेस्ट में डिस्कम्फर्ट या चेस्ट में कंजेशन ज्यादा होता है और जिसको कोई दूसरी कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई लंग डिसीज प्री एग्जिस्टिंग हो, कोई लिवर डिसीज, कोई किडनी डिसीज, कोई हार्ट डिसीज या बड़ी उम्र अपने आप में, या जिसका कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज बीमारियां पहले चल रही हैं, तो ये सब हमारे लिए रिस्क पेशेंट्स हैं। इनके लिए स्पेशल ऑब्जर्वेशन जरूरी है, इनको देखा जाए। इनको अगर चेस्ट में खराबी है तो इनका HRCT करवाया जाए, बकायदा ब्लड काउंट्स वगैरह देखा जाए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए और जैसे ही कुछ बिगड़ते नजर आए, पेशेंट शुड बी इमीडिएटली सेंट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और ICU। और सर बाकी ये ऐसे सच में जो है लोग खुद को कि आइसोलेट कर लेते हैं, वो क्या कुछ दवाइयां हैं जो ले सकते हैं ऐसे में हल्के बुखार के लक्षण जब उन्हें मिले तो? अभी तक जो हम आज भी, हमने पहले भी कहा था, दूसरी लहर में भी, पहली लहर में भी, कि द बेस्ट ट्रीटमेंट इज होम रेमेडीज ओनली। आप घर पे रहिएगा, पानी का हाइड्रेशन अच्छा करना, अपना फल अच्छे से लीजिएगा, अपना नॉर्मल न्यूट्रिशन लीजिएगा। आपको खांसी है तो आप स्टीम इनहेलेशन या सलाइन वाटर गार्गल्स कीजिएगा। और बुखार के लिए सिंपल पैरासिटामोल्स, खांसी के लिए कोई भी एक्सपेक्टोरेंट सिरप। अभी तक एक्सेप्ट फॉर वन मेडिसिन जो कि क्लेम करती है कि ये ओमाइक्रोन वायरस को कर पाती है, दैट इज ए न्यू मेडिसिन जो कि इंडिया में सिर्फ 10 दिन पहले ये प्रूव की गई है, मोलनुपिराविर, जिसकी कि 800 मिलीग्राम सुबह शाम इंटू 5 डेज देना होता है। लेकिन ये दवा सिर्फ उन्हीं को दी जाए जो थोड़े से सीनियर पेशेंट्स हैं या रिस्क वाले पेशेंट्स हैं। ऑर्डिनरी पेशेंट्स को आज भी कहा जाएगा, आम पेशेंट्स को, यंगर पेशेंट को बड़े आराम से सिंपल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 5-7 दिन में अपने आप टोटल रिकवरी हो जाती है। डॉक्टर नरेश, एक और मेरा आखिरी सवाल इस वक्त का ये होगा कि क्योंकि बच्चों को और जो किशोर हैं उन लोगों को वैक्सीन लगने लगी है, तो ऐसे में जो बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो क्या अब वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? और अगर लगवा सकते हैं तो कितना समय होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए? हाँ, उनको अगर कोरोना हो गया उनको, तो कम से कम 3 to 4 वीक्स का इंटरवल दिया जाए, उसके बाद लगवाने की जरूरत है। या किसी को ज्यादा शंका होती है तो बकायदा अपना टेस्ट करवा सकता है। स्पाइक एंटीबॉडीज टेस्ट हो जाती हैं, अगर एंटीबॉडीज लो होती हैं तो वैक्सीन जल्दी लगवाई जाती है, और एंटीबॉडीज नॉर्मल होती हैं या अच्छी होती हैं तो हमें वैक्सीन लगवाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ यहाँ पर थे और दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे सहम चर्चा के लिए। तो आपको बताते हैं ओमिक्रॉन का जो खतरा है इस वक्त, बाकायदा इसके मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी के साथ ओमिक्रॉन से लड़ाई संभव है। ऐसे में अगर हल्के लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करके खुद को आइसोलेट करना एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि चुनावी रैलियों को अभी फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। पार्टी खुद अपनी तरफ से एहतियात बरत रही हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज के कई कद्दावर नेता भी इस वक्त ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में सावधानी इस वक्त एकमात्र विकल्प है जो सबको बरतनी जरूरी है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RN न्यूज।